Hello everyone, I am Tanisha from Freedom Healthcare. Today is 4th February, World Cancer Day, and I am in conversation with none other than Nikhil Mehta, who is an renowned oncologist with experience of 14 plus years as cancer super specialist. First of all, thank you so much sir for taking out time to do this interview. So अभी मैं कुछ टाइम से कैंसर पे रिसर्च कर रही हूँ since this day was arriving and मैंने रियलाइज किया कि अभी भी लोगों में बहुत मिथ्स हैं और लैक ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन बहुत चैनल्स पर पड़ी है पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल आके लोगों को गाइड कर रहा है. So that's why I would like you to help our viewers to burst few myths for them and educate them on this topic. So I would like to start with something as basic as what is cancer? Cancer है क्या? क्योंकि जब भी कैंसर के बारे में बात होती है तो एक फीलिंग ऑफ फियर आता है साथ में कि डर तो पहली चीज है जो महसूस होती है. सो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन कि कैंसर क्या है और इससे ये डर की फीलिंग क्यों आती है. देखिए, कैंसर की अगर बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जिनको बोलते हैं, जो एक नॉर्मल नंबर में बढ़ते रहते हैं. जब तक कुछ इनको ऐसा फैक्टर मिलता है या कोई हिट मिलता है या रिस्क फैक्टर मिलता है तो अगर वो इन चीजों से हमारे सेल से हिट होता है तो ये सेल्स या तो अपने नंबर में बढ़ने लग जाते हैं अनकंट्रोल्ड नंबर में, या फिर इनका साइज अनकंट्रोल्ड बढ़ना करता है जिसको हम हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी बोलते हैं. जब ये नंबर बहुत ही अनरेगुलेटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो इन सेल्स के अनकंट्रोल्ड नंबर या साइज के बढ़ने को ही हम कैंसर का नाम बोलते हैं. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मिथ्स ज्यादा है और ट्रीटमेंट लिमिटेड है. तो लोगों में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 ट्रीटमेंट है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और इसके मिथ्स की बात करूं तो हंड्रेड्स है. ये एक ऐसी बीमारी है कि कैंसर अगर किसी घर में मालूम पड़ता है तो उसका ऐसे लगता है कि मौत हो गई है, कि वो बचेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम उसको टाइमली फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे इलाज कर सकें तो बहुत ही अच्छे चांस है कि मरीज पूरी तरीके से क्योर हो सकता है और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकता है. हाँ जी, क्योंकि ये डर का फीलिंग ना बहुत कॉमन है, लोग समझते नहीं है और डर पहले आता है. ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल्स एंड मेल्स. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर क्योंकि टोबैको यूजर्स बहुत ज्यादा है और स्मोकिंग में हैबिट्स भी काफी ज्यादा है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंडिया में है तो मुंह और गले का कैंसर या ओरल कैंसर है, जिसका इंसिडेंस अबाउट 2 लाख पेशेंट्स पर ईयर है, जो कि काफी बड़ा नामी नंबर है. दूसरा जो कॉमन कैंसर है इंडिया में वो है लंग कैंसर, वो भी टोबैको रिलेटेड कैंसर ही है. अगर इसी तरीके से हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर. इसका इंसिडेंस भी हर साल 2 लाख पर ईयर है. और दूसरा कॉमन फीमेल में जो कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या ग्रीवा का कैंसर, जिसके रोगी हमारे को हर साल लगभग 1.25 लाख मिल रहे हैं. आजकल सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बहुत बात हो रही है. इसका एकदम से बढ़ने का कोई स्पेसिफिक रीजन है? देखिए, इसका बढ़ने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन मीडिया इसके बारे में ज्यादा बात कर रहा है अभी, तो इसको बीमारी भर के लोगों को पता लग रही है. ये काफी टाइम से बढ़ रहा है. इसका जो मेन रीजन है बढ़ने का, या फीमेल्स में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करना. जो सबसे कॉमन इस कैंसर का कारण है वो है एचपीवी इन्फेक्शन, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी बोलते हैं. और जो दूसरी चीज है जो कि वेस्टर्नाइजेशन में है इंडिया में अभी फिलहाल कम है, फीमेल्स की स्मोकिंग. तो दिस आर द कॉमन कॉजेज फॉर सर्वाइकल कैंसर, जो कि इस कारण से सर्वाइकल कैंसर दिन पे दिन बढ़ रहा है. सर, I'll also move towards psychological factor. जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट, आई एम श्योर यू गिव हिम द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो एक पेशेंट को? बिकॉज in my family also people have gone through cancer and to prepare them mentally is the biggest challenge for a doctor. So please elaborate on this. देखिए, जब आई थिंक इन 14 years आई इन दिस प्रैक्टिस, आई वाज इन कोर्स, मेरी जो मेन ट्रेनिंग हुई है वो टाटा गोल्ड हॉस्पिटल बॉम्बे में हुई है. वी आर टॉट कि हमें पेशेंट को मेंटली भी प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट. उसमें हमारे साथ कई लोगों का रोल रहता है, साइको सोशल काउंसलर,
द फैमिली ऑफ द पेशेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी उसके परिवार का, उसके सगे संबंधियों का, उसके नेबर्स का, उसके साथ रहने वालों का बहुत बड़ा रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम उसको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं लेकिन उसका सोशल सपोर्ट, उसके नेबर्स, उसके रिलेटिव्स, वो सबसे बड़े हैं। हमने ये भी देखा है कि अबाउट 20% ऑफ कैंसर पेशेंट डू सुसाइड समटाइम्स बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, जो कि बहुत ही अलार्मिंग नंबर है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसको भी हम रोक सकते हैं अगर उसकी प्रॉपर साइकोसोशल काउंसलिंग, हम उसको समझाते हैं कि कैंसर का इलाज संभव है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है अगर हम फर्स्ट स्टेज पे इलाज कर रहे हैं तो 90% चांस है कि आप अपनी 5 साल के बाद अपनी जिंदगी नॉर्मल बिता सकते हैं। हम उनके अटेंडेंस को संभालते हैं कि उनका साथ दीजिए, उनके दूर नहीं भागना है। इस साल की जो कैंसर की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम भी यही है, क्लोज द केयर गैप, यानी कि हम सबको समझाएं कि इस मरीज के साथ मिलकर रहें और उसकी पूरी सहायता करें कि कैसे वो अपना इलाज पूर्ण रूप से कर सके। सर, आपने जैसे अभी बात की कि अर्ली डिटेक्ट होता है तो बहुत अच्छे से क्योर हो सकता है, तो ऐसे कोई सिम्टम्स या अर्ली साइंस हैं जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे इन आवर लाइफ? देखिए, हर कैंसर के सिम्टम्स अलग होते हैं। हर कैंसर के बारे में बात करना संभव नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। अगर मैं कॉमन कैंसर इंडिया की बात करूं, जैसे कि ओरल कैंसर मेल्स में, उसके जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं या लक्षण है वो है जैसे कि मुंह में कोई छाला महसूस होना जो कि 3 हफ्ते से नहीं बढ़ रहा है, गले में गांठ महसूस होना, गर्दन में कोई स्वेलिंग महसूस होना, या फिर मुंह में कोई ऐसी दांत ढीले हो जाना, या फिर खाना निगलने में दिक्कत होना, ये मुंह में कैंसर के ज्यादातर लक्षण। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग लेटी या डेंटिस्ट से लंबे टाइम तक दवाई लेते रहते हैं छाले की, और वो खाफ ठीक नहीं होता और फिर अच्छे स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते, तो उससे मुंह में गंदे का कैंसर बढ़ जाता है। दूसरी चीज, अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में स्तन कैंसर का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है दर्द रहित गांठ, यानी पेनलेस लंपिंग ब्रेस्ट। पर ज्यादातर क्या होता है कि महिलाएं अपनी गांठ इसलिए नहीं दिखाती कि उसमें दर्द नहीं हो रहा, और हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय वही बन जाता है जो सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट नहीं, लंप, हमारी भाषा में लंप कह सकते हैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि हम सब हमेशा कैंसर को दर्द से रिलेट करते हैं, लेकिन कैंसर शुरू में दर्द रहित होता है, यही हम मिस कर जाते हैं। दूसरी, अगर सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन लक्षण है कि बच्चेदानी के मुंह के से सफेद पानी का आना या फिर संभोग क्रिया के बाद खून आना, ये उसके मुख्य लक्षण है। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं कैंसर? यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक कैंसर्स होते हैं, लेकिन कुछ जो जीआई कैंसर्स हैं वो कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि हमें सिम्टम्स लेट पता करते हैं जब ऑलरेडी डिजीज एडवांस हो जाती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर का कैंसर। लेकिन 80% कैंसर्स कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर देते हैं जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ा मिथ है कैंसर के बारे में ऑन इंटरनेट ऑल्सो, जितने मैंने लोगों से बात की है, कि ये इसका कोई रिलेशन हेरिडिटी से होता है कैंसर का? देखिए, मिथ नहीं है, ये ट्रू फैक्ट है। हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, जैसे कि महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे कॉमन हेरिडिटरी कैंसर है। सभी में 5 to 10% चांसेस है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कैंसर हो सकता है। दूसरे जो हेरिडिटरी कैंसर है वो है अंडकोश का कैंसर, यानी ओवेरियन कैंसर, वो भी फीमेल्स में होता है, और प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में। ये कुछ कोलोन कैंसर, आंतों का कैंसर, जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। ये वो कैंसर्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकते हैं, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। हम इन कैंसर्स को भी BRCA ब्राका टेस्ट होता है जिसके द्वारा पता कर सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है सर। और जैसे हमारा आज का लाइफस्टाइल है, इज इट इफेक्टिंग कैंसर का बढ़ना? बिकॉज अभी हमारे लाइफस्टाइल पहले जैसा नहीं है, इट्स नॉट द हेल्थीएस्ट, सो उसका कोई इफेक्ट पड़ता है कि कैंसर डिसीज पे, कि हमारे लाइफस्टाइल, या हम कोई ऐसे चेंजेस हैं जो अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिसका हमारा प्रिवेंशन हो जाए कैंसर? देखिए, कैंसर इज 70% लाइफस्टाइल डिजीज। अगर हम 70% कॉजेज देखें कैंसर की तो वो लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है, क्योंकि अब उसमें से 30% रोल है स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको च्यूइंग, किसी भी फॉर्म में, गुटखा, सुपारी, खैनी, जर्दा, ये सब कैंसर को जन्म देते हैं, और ये 30 to 35% कॉज है। दूसरा 35 कॉस्ट है हमारा वेस्टर्नाइजेशन होना, यानी हमारे में पाश्चात्यकरण संस्कृति अपनाना। पहले हमारी जो डाइट थी वो काफी अच्छी फाइबर की डाइट थी, इंडियन डाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि हम गुड अमाउंट ऑफ सैलेड फ्रूट लेते थे। लेकिन आज बच्चों से ही हमने देखा है कि हम जंक फूड को खिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि प्रोसेस्ड फूड, मैदा रिलेटेड आइटम्स जैसे पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स, फ्राइड फूड्स, ये
एक कैंसर के लिए बहुत कॉमन कॉज है, और ये कॉज इतना ज्यादा हो गया कि आज की डेट में हम बात करें तो 35% ऑफ कैंसर इसी कारण से हो रहे हैं। और दूसरा, लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमें किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए। उसमें जो सबसे कारण कॉज है कि हमें किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपनानी चाहिए, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कोई योगा में इंटरेस्ट रखता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, कोई वॉकिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई दौड़ में, कोई जिम जाना चाहता है, तो आप किसी भी चीज को अपना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप 1 वीक में कम से कम 45 मिनट्स और 5 डेज ए वीक जरूर अपना इस चीज को। सर, एक मुझे आपसे पूछना, आपका 14 years प्लस का एक्सपीरियंस है इसमें, सो हाउ हैज योर जर्नी बिन विद दिस डिसीज? आपने क्या चेंजेस देखे थ्रू आउट योर करियर, एंड व्हाट हैज बीन योर टफेस्ट केस till today? That is difficult to say because the toughest is every case is a tough case in a cancer, because we have to deal both emotionally also and physically also with the cancer. So अगर मैं बात करूँ तो one which has been done 2 cases which are first in India. Because I have treated one case of IVC sarcoma, जो कि इंडिया में अभी तक एक ही केस ऑपरेट किया है जो मैंने किया है आज तक, जो कि उसमें हमें ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पेशेंट को जो खून की नस होती है, जो पूरे शरीर को खून देती है, उसका कैंसर था और दोनों किडनी में भी जा रहा था। तो हमें इसमें किडनी को भी बचाना था और मरीज की धड़कन रोककर उसकी आईवीसी को भी पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना था। That has been a toughest case in my life. It took 16 hours, but patient went home on 4th day. और चौथे दिन पेशेंट को घर भेज सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और these 14 years which I have been at multiple institutes, जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से मैं वहाँ रहा हूँ, जैसे टाटा नोट हॉस्पिटल मुंबई मैंने 6 साल सर्व किया है, और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, IMS BHU भगवान बाबू कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर। तो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी, बट हमारे पास कुछ प्लस माइनस रहे, कुछ I have achieved a lot of from these great institutes, and I feel happy that I have worked in that institutes. Thank you so much, sir. This has been a really insightful session for me personally, and whoever I'm sure is watching this video is also able to educate themselves from a reliable source, because आजकल इंटरनेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है पर ये नहीं पता कि रिलायबल इंफॉर्मेशन है या नहीं। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you.